हेलो दोस्तों, मेरा नाम मुरली कुमार है और स्वागत है आप सभी का करियर विंग्स एकेडमी पर। तो आज हम लोग 40 इम्पोर्टेंट मॉडर्न हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है उस पर चर्चा करेंगे, जो आपको बीपीएससी टीआरई के पहले एग्जाम में पूछ चुका है। पहला से 12वीं तक हम इसमें सारा एग्जाम जो है इंक्लूड किए हुए हैं, जिसमें सभी क्वेश्चन जो है सभी एग्जाम के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस आधार पर जो हम लोगों का पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग देख रहे हैं। तो इस पहला हम लोगों का क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो पहला क्वेश्चन, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, लेकिन इसमें हमारा ऑप्शन है ही नहीं इसमें गोपाल कृष्ण गोखले। पहला है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, एमजी राणा थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। जब महात्मा गांधी भारत आए 9 जनवरी 1915 को, इसी दिन हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। तो गोपाल कृष्ण गोखले से मिले तो गोपाल कृष्ण गोखले ने महात्मा गांधी को 1 वर्ष तक भारत भ्रमण करने के लिए सलाह दी और बताया कि जो भारत घूम करके देखिए कि यहाँ जो कमजोरियाँ हैं भारत की, उन्हें आप लोग दूर करने का प्रयास करिए, तभी आप एक सफल नेता बन पाइएगा। तो भारत की घूमने के क्रम में सबसे पहले गांधी जी पहुँचे बनारस हिंदू कॉलेज, और बनारस हिंदू कॉलेज में गांधी जी का पहला जो है सामाजिक भाषण, पहला आपको सार्वजनिक भाषण होता है बनारस हिंदू कॉलेज में। और इस दिन 1916 की बात है। बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय द्वारा किया जाता है, और 1916 में गांधी जी यहाँ पहुँच करके पहला सार्वजनिक भाषण देते हैं। पहला सार्वजनिक भाषण। तो बनारस हिंदू कॉलेज के संस्थापक कौन है? मदन मोहन मालवीय। ये जो है कितने क्वेश्चन आपको यहाँ से बनते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ने ही इनको 1 वर्ष तक घूमने की जो सलाह थी, उसी क्रम में ये बनारस हिंदू कॉलेज पहुँचे और यहाँ पर अपना पहला सार्वजनिक भाषण दिए थे। और इसके बाद उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की महात्मा गांधी ने, और यहाँ पर वो उसी के बाद गांधी जी जो है पूरे भारत में विख्यात हुए और एक प्रसिद्ध नेता बने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ई। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों का है कि दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ कितने सहभागियों ने भाग लिया था। तो इसका जो सही उत्तर है कि शुरुआत गांधी जी किए थे 78 सहभागियों के साथ। दांडी यात्रा को हम लोग नमक सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। इनको एक और नाम दिया जाता है, वो है नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह ये शुरू होता है साबरमती से दांडी। नमक सत्याग्रह शुरू होता है साबरमती से दांडी, साबरमती टू दांडी। ये दूरी कितना है? तो दूरी है ये 240 मील की दूरी, 240 मील की। और अगर किलोमीटर में देखें तो 385 किलोमीटर। ठीक है। 240 मील में गांधी जी ने डिसाइड किए कि एक दिन में हमको 10 मील चलना है, 10 मील पर डे। तो कुल मिलाकर के कितने दिन लगे दांडी यात्रा में? 24 दिन। कब से कब तक? 24 दिन लगा आपको 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930। ये था दांडी यात्रा। दांडी यात्रा जब शुरुआत हुआ 78 व्यक्ति थे, और जब खत्म हुई तो हजारों व्यक्ति दांडी में थे उस दिन। और गांधी जी का ये सबसे सफल आंदोलन गिना जाता है, और इसमें नमक सत्याग्रह में नमक कर की समाप्ति होती है। जब गांधी जी दांडी यात्रा शुरू किए तो अमेरिका का एक अखबार था, प्रसिद्ध अखबार, जिन्होंने ये लिखा कि एक सूखा व्यक्ति जो दांडी यात्रा शुरू कर रहा है, मुश्किल से 2 दिन भी नहीं चल पाएगा, 2 दिन के बाद बेहोश होकर के ज़मीन पर लेट जाएगा। और शुरुआत में उन्होंने अवहेलना कह करके इनका जो है नाम दिया। और इसके बाद जैसे जैसे सफलता बढ़ती गई गांधी जी की, दांडी यात्रा पूरी होती गई, उसी ने धीरे धीरे अपने शब्द बदलते गए। और गांधी जी के धीरे धीरे उन्होंने जो है क्या कहते हैं, उन्होंने जो है गांधी जी का तारीफ करना शुरू किया। और जब खत्म होता है दांडी यात्रा तो उन्होंने ही लिखा, उस मैगजीन ने, अमेरिका का जो मैगजीन था वही लिखता है कि ये बापू की जो है बापू ने आज दांडी यात्रा समाप्त किए और नमक कर की समाप्ति हुई।
तो उन्होंने जो सूखे व्यक्ति से लेकर के बापू का जो शब्द है यह कह करके संबोधित किया, और इसके बाद गांधी जी पूरे विश्व में एक प्रसिद्ध नेता के रूप में उभरे। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि गांधी जी किस आंदोलन के बाद एक विश्वव्यापी नेता बन गए, तो वो थे नमक सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसी आंदोलन में दुनिया भर के तमाम अखबार गांधी जी को कवर कर रहे थे, और गांधी जी इस आंदोलन के बाद पूरी दुनिया में फेमस हो गए। तो गांधी जी से एक क्वेश्चन और यहाँ से बन जाता है। तो नमक सत्याग्रह जो दांडी यात्रा था 78 व्यक्तियों के साथ शुरू हुआ और हजारों व्यक्ति के साथ खत्म होता है। इससे एक और जो क्वेश्चन पूछा जाता है, गांधी जी इस आंदोलन में नहीं चाह रहे थे कि कोई महिला जो है भाग ले, लेकिन एक महिला थी जिनका नाम था कमला चट्टोपाध्याय। कमला चट्टोपाध्याय, इनके कहने पर गांधी जी ने महिला को इनमें भाग लेने की जो है इजाजत दे दी, और इन्हीं के कहने पर जब गांधी जी इजाजत दिए तो हम देखते हैं कि नमक सत्याग्रह धरसना जो कि महाराष्ट्र का क्षेत्र है, धरसना में सरोजनी नायडू यहाँ से नमक सत्याग्रह करती है, सरोजनी नायडू। तो एक क्वेश्चन ये भी है कि ये भी पूछा जाता है धरसना में कौन थे नमक सत्याग्रह में, तो सरोजनी नायडू। और कमला चट्टोपाध्याय के कहने पर ही गांधी जी ने इस आंदोलन में महिला को शामिल होने की इजाजत दिए थे, अनुमति दिए थे। तो इतनी क्वेश्चन दांडी यात्रा से मतलब इम्पोर्टेंट जो है वो पूछे जाते हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन जो हम लोग का है कि गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, किस स्थान पर हुई थी। तो गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका में हुआ था। अमेरिका, और ये अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को है जहाँ पर गदर पार्टी की स्थापना हुई थी अमेरिका में। और गदर पार्टी की स्थापना होती है 1913 में। स्थापना कौन करते हैं? लाला हरदयाल, जो कि इसके संस्थापक थे, जबकि इसके अध्यक्ष सोहन सिंह भकना थे। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन आपको गदर पार्टी से पूछे जाते हैं। चौथा जो हम लोगों का है कि किस तिथि को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। तो संविधान सभा की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी कैबिनेट मिशन के तहत, और कैबिनेट मिशन 1946 में आते हैं। इस तरह से 1946 में संविधान सभा का गठन होता है। संविधान सभा का गठन में सबसे पहला जो इसका बैठक होता है, फर्स्ट मीटिंग जो होता है वो होता है 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को। जबकि सेकेंड बैठक इसका होता है 11 दिसंबर 1946 को। इसकी अध्यक्षता करते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और इसकी अध्यक्षता सेकेंड का जो होता है वो होता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो फर्स्ट बार जो होता है बैठक जो 9 दिसंबर 1946 को डेट में हुआ था, उस दिन जो सबसे बुजुर्ग संविधान सभा में जो सदस्य थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सबसे वृद्ध थे, और इनको जो है पहले दिन का अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर तो चुन लिया गया। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है ये अस्थायी अध्यक्ष थे। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे, अध्यक्ष। जबकि पूर्णकालिक अध्यक्ष जो है ये अस्थायी अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब संविधान सभा से थोड़ा आपको एक और बात याद रख लेनी चाहिए कि संविधान सभा का 2 उत्तरदायित्व था, 2 जिम्मेवारी था। पहला था संविधान का निर्माण, पहला जो जिम्मेवारी था वो था संविधान का निर्माण, और इसका दूसरा जो जिम्मेवारी था वो था देश का शासन भी चलाना था। और इस शासन के लिए अंतरिम सरकार का गठन किया गया। अंतरिम सरकार वो जब जो आम चुनाव होने तक, हम लोग का पहला आम चुनाव जो हुआ था वो हुआ था 1951-52 में। पहला आम चुनाव 1951-52 में होता है।
उसके बाद हम लोगों का जो है सरकार गठित होती है, तब तक के लिए ये संविधान सभा ही जो है हम लोगों का विधायी संस्था रही है, विधायी संस्था भी रही है और संविधान निर्मात्री संस्था भी रही है। इस काल तक 1946 से लेकर के 1950-51 तक जितने भी कानून पारित हुए वो संविधान सभा के द्वारा हुआ। देश के प्रशासन चलाने के लिए जो भी काम किया गया वो संविधान सभा के द्वारा ही किया गया। तो ये एक विधायी संस्था भी थी और संविधान निर्मात्री संस्था भी थी। तो जब संविधान देश का शासन चलाने के तौर पर जब इनकी अध्यक्षता, जब देश का शासन चलाने के लिए जो है जब इसकी मीटिंग होती थी, तब इसके अध्यक्ष होते थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। और जब संविधान निर्मात्री संस्था के रूप में इसका मीटिंग होता था, बैठक होता था, तब इसके अध्यक्ष होते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चूंकि संविधान निर्मात्री संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जबकि देश का शासन चलाने के नाम पर जब इसका बैठक होता था तो इसके अध्यक्ष होते थे जवाहरलाल नेहरू। तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि असहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया था। तो ये किया गया था 1922 में। असहयोग आंदोलन स्थगित हुआ था 1922 में। किस कारण से? तो असहयोग आंदोलन स्थगित हुआ था चौरी चौरा कांड के कारण। चौरी चौरा कांड के कारण असहयोग, इस आंदोलन का जो नाम असहयोग पड़ा, वो असहयोग शब्द आया है। असहयोग शब्द, महात्मा गांधी ने एक पुस्तक लिखी थी हिंद स्वराज। हिंद स्वराज जो कि महात्मा गांधी 1908 में लिखते हैं, और उसी में उन्होंने असहयोग शब्द का पहली बार प्रयोग किया और उन्होंने बताया कि अगर भारतीय एक वर्ष के लिए अंग्रेजों का साथ देना छोड़ दे तो अंग्रेज स्वयं भारत छोड़कर चल जाएंगे और भारत स्वतंत्र हो जाएगा। ये कथन गांधी जी का था कि साल भर सहयोग करना छोड़ दे। तो इसीलिए असहयोग आंदोलन में सबने साथ देना छोड़ दिया। वकीलों ने, वकील ने कोर्ट छोड़ दिए, विद्यार्थी ने जो है स्कूल छोड़ दिए, मजदूरों ने जो है फैक्ट्री छोड़ दिए, जो बंधुआ मजदूर उस समय होते थे, जो कि उद्योगपति, जो यूरोपीय नील बागान थे, यूरोपीय बागान मालिक थे, उनके यहाँ जो मजदूर होते थे उन्होंने खेत छोड़ दिया काम करना। तो इस तरह से असहयोग आंदोलन जो है सफलता की राह पर चल रहे थे। और गांधी जी बोले थे कि एक साल में ये हमको स्वतंत्रता दे देगा, एक वर्ष में स्वतंत्रता। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि किस आंदोलन के बारे में कहा गया था कि एक वर्ष में स्वतंत्रता दे देगा, तो वो था असहयोग आंदोलन, जिसमें एक वर्ष में स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी गांधी जी द्वारा। तो इस तरह से असहयोग आंदोलन सफलता पर चल रहा था और अब तक आंदोलन शांतिपूर्वक चल रहा था, विरोध पर चल रहा था, असहयोग पर चल रहा था। और लेकिन चौरा चौरी कांड के कारण ये अब एक सशस्त्र विद्रोह हो गया और सशस्त्र विद्रोह होने के कारण गांधी जी ने इसको हिमालय भूल की भी संज्ञा दी थी और गांधी जी इस आंदोलन को बंद कर देते हैं। क्योंकि गांधी जी जानते थे कि भारत की अभी जो स्थिति है, हम लोग अंग्रेज से सशस्त्र विद्रोह के मतलब उस स्थिति में नहीं है। अभी अंग्रेज सशस्त्र विद्रोह के मामले में बहुत पावरफुल है और जब सशस्त्र विद्रोह शुरुआत हो जाएगा तो आंदोलन को बुरी तरह कुचला जाएगा, बहुत सारे भारतीय मारे जाएंगे। और गांधी जी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि आंदोलन इस तरह से समाप्त हो। इसलिए ये चौरा चौरी कांड होता है, चौरा चौरी कांड होता है 4 फरवरी 1922 को। कहीं कहीं आपको 5 फरवरी भी मिलेगा, क्योंकि ये रात को हुआ था। तो 4 फरवरी और 5 फरवरी में बड़ा कंफ्यूजन है। तो 5 फरवरी या 4 फरवरी जो भी आपको ऑप्शन में मिले वही आपको टिक करना है, ठीक है। तो 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हुआ और गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। वापस हुआ 12 फरवरी 1922 को। एक सप्ताह के अंदर गांधी जी वापस ले लेते हैं, क्योंकि जानते थे कि अब अगर सशस्त्र विद्रोह शुरू हुआ, अंग्रेज बुरी तरह से इस आंदोलन को कुचलेंगे और बहुत सारे भारतीय इसमें मारे भी जाएंगे। तो गांधी जी जो बिल्कुल नहीं चाहते थे और चौरा चौरी कांड जो है कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया, जो कि वापस होता है असहयोग आंदोलन 12 फरवरी 1922 को। डेट सहित आपको याद रखना है। चलिए, एक सप्ताह का डेट, एक सप्ताह में बंद हो गया था। अब अगले नंबर पर आते हैं हम लोग कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था। तो इसकी स्थापना करते हैं विलियम जोन्स। कब करते हैं? 1784 में। क्यों करते हैं, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं क्यों होती है। देखिए, भारत में अंग्रेज का शासन स्थापित होता है बक्सर के युद्ध से, मतलब 1764 के युद्ध से। बक्सर का युद्ध होता है 1764 में।
लेकिन शासन करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप जनता को जाने, उनके अनुसार कानून लाए, तो ही जो है, अगर जनता के अनुसार कानून नहीं रहेगा तो जनता तुरंत विद्रोह करेगी। और यही सब बात रहा कि 1857 की क्रांति भी हुई। तो अंग्रेज भारतीय को जानने के लिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपका दोस्त कोई है, तो दोस्त जिसको आप बचपन से जानते हैं, वो किसी काम में अगर फंस गया है तो वो आगे क्या कर सकता है वो आप बता सकते हैं। अगर आप गहरे दोस्त हैं तो आपको ये अनुभूति हो जाती है, आप ये समझ जाते हैं कि वो दोस्त मेरा आगे कौन सा स्टेप लेने वाला है। तो इसी तरह अगर किसी के पास्ट को जान लिया जाए, किसी के भूत को जान लिया जाए जो बीत गया है काल, उस काल में भारत की अगर प्राचीन काल को समझा जाए, मध्यकाल को समझा जाए, तो आसानी से हम लोग जो है, अंग्रेज ये जानते थे कि आसानी से अभी के वर्तमान भारतीयों की स्थिति को समझा जा सकता है। इसलिए अंग्रेजों ने एक संस्थान बनाया, एशियाटिक सोसाइटी, जिसका मूल काम यही था कि किताब, बहुत सारे जो प्राचीन किताब है भारत को, उसको अंग्रेजी में अनुवाद करना है। और अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे ताकि यूरोपीय उसको पढ़ करके समझ सके कि भारतीयों की जो है किस तरह की नेचर है, किस तरह का उसका जो है स्वभाव है। तो इस तरह सबसे पहला किताब जो अंग्रेजी में अनुवाद होता है वो था मनुस्मृति। मनुस्मृति का अंग्रेजी में जो अनुवाद हुआ उसका नाम था ए कोड टू जेंटल लॉज, ए कोड टू जेंटल लॉज। ये मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद का नाम है। जबकि विलियम जोन्स द्वारा जो अंग्रेजी में अनुवाद किया गया वो था अभिज्ञान शकुंतलम, जो कालिदास की कृति है, अभिज्ञान शकुंतलम, ये विलियम जोन्स द्वारा। फिर महाभारत की भी अंग्रेजी अनुवाद होता है विलियम्स द्वारा, विल्किंसन द्वारा। रामायण का अंग्रेजी अनुवाद होता है। इस तरह बहुत सारे अंग्रेजी किताब, भारतीय किताब को अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, जो काम किसका था? एशियाटिक सोसाइटी का। और बंगाल में 1784 में होता है। इसी तरह मद्रास में स्थापना होता है 1803 में। फिर लंदन में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना होती है, लंदन एशियाटिक सोसाइटी 1823 में। लंदन में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना होती है 1823 में। और इन सब का एक ही काम था कि एशिया की किताबों को अंग्रेजी में अनुवाद करना, तरह तरह के भाषा में अनुवाद करना, ताकि यूरोपीय जो है इसको पढ़ सके। ये इसका मूल उद्देश्य था। तो इस तरह से भारत में और तरह तरह और भी जगह एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई। तो एशियाटिक सोसाइटी का जो मुख्य उद्देश्य था वो हम लोग समझे। कब हुई बंगाल में? तो 1784 में विलियम जोन्स द्वारा। विलियम जोन्स एक किताब का अंग्रेजी अनुवाद की, वो थे अभिज्ञान शकुंतलम। और पहला जो किताब अंग्रेजी में अनुवाद किया गया वो था मनुस्मृति, ए कोड टू जेंटल लॉज के नाम से इसका प्रकाशन किया गया। और महाभारत का किया है विल्किंसन, महाभारत का अंग्रेजी अनुवाद विल्किंसन। तो इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। अब अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत उद्धृत हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है पूर्ण स्वराज, ये था कराची अधिवेशन 1929। सही उत्तर इसका ये हो जाएगा। और इसमें दो महत्वपूर्ण कार्य हुए। एक तो पहला कार्य था पूर्ण स्वराज का मांग हुआ, भारत अब पूर्ण स्वराज का दर्जा प्राप्त करेगा, न कि डोमिनियन का। दूसरा इसका जो उद्देश्य था कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और मनाया भी गया। और इसी दिन का जो महत्व था, इसी कारण आज भी हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। गणतंत्र दिवस इसलिए क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को। लेकिन हम लोग इस दिन सिर्फ संविधान के 15 आर्टिकल को लागू करते हैं। इस दिन को हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं 26 नवंबर को। और हमारा संविधान लागू कब होता है? तो 26 जनवरी 1950 को। इसी दिन का महत्व रखने के लिए हमारा संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 को, ताकि 26 जनवरी का जो महत्व है वो बना रह सके। अब हम लोग आते हैं लाहौर अधिवेशन के ऊपर, मतलब प्रसिद्ध है। तो लाहौर अधिवेशन 1931 में जो हुआ, इसकी अध्यक्षता करते हैं वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसकी अध्यक्षता करते हैं। और इसमें जो महत्वपूर्ण बात थी, उसमें महत्वपूर्ण बात ये थी कि इसमें मौलिक अधिकार को पारित किया गया। भारत में पहली बार मौलिक अधिकार पारित किया गया लाहौर अधिवेशन, ये हुआ था 1931 में। इस तरह अब कानपुर अधिवेशन की बात किया जाए तो कानपुर अधिवेशन पहला अधिवेशन था जिसमें एक भारतीय महिला अध्यक्ष बनी, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष
कि कानपुर अधिवेशन जो 1925 में होता है और अध्यक्ष कौन बनी, तो सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। जबकि अगर आपको पहली महिला पूछे तो वो एनी बेसेंट थी, लेकिन एनी बेसेंट भारत की ना होकर के वो आयरलैंड की थी। प्रथम भारतीय महिला जो बनी वो थी सरोजनी नायडू। कब? 1925 में कानपुर अधिवेशन में। ठीक है, अब हम लोग अगले पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? कूका आंदोलन 1873 में होता है। 1873 में करते कौन है? राम सिंह कूका। इसकी जो नेतृत्व है वो राम सिंह कूका द्वारा किया जाता है। इसको नामधारी आंदोलन भी कहा जाता है। कूका आंदोलन को राम सिंह कूका द्वारा किया जाता है। इसका जो प्रमुख उद्देश्य था कूका आंदोलन का, कि पंजाब में जो सिख धर्म में जो अशुद्ध तत्व घुस गए हैं, सिख धर्म के जो अशुद्धियाँ हैं उनमें जो कुरीतियाँ हैं, जो कुरीतियाँ घुस गई है सिख धर्म में, उनको दूर करना, अर्थात सिख धर्म को अच्छा बनाना, और जो अंग्रेज है उसका जो है विरोध करना, उपनिवेशिक शासन का विरोध करना, ये इनका मुख्य उद्देश्य था। और इसके लिए सिख धर्म में जो है एकता लाना जरूरी था, और कुरीतियों को दूर करके एकता लाने का प्रयास किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिख धर्म को परिष्कृत करना। दूसरा ऑप्शन है कि पंजाब में राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना, ये कि बिल्कुल नहीं था। तीसरा ऑप्शन कृषक आंदोलन को संगठित करना, ये कृषक आंदोलन था ही नहीं। तो अब हम लोग अगले पर आते हैं कि वर्ष 1946 में बनी अंतरिम मंत्रिमंडल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन सा विभाग दिया गया था? तो ये थे खाद्य एवं कृषि मंत्री। राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री दिया गया। वित्त मंत्री से थोड़ा एक इंटरेस्टिंग बात आपको ये समझ लीजिए कि वित्त मंत्री दिया गया लियाकत अली को, वित्त मंत्री लियाकत अली। और ये जो है इनको मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा जो ऑफर दिया गया शायद इनको अच्छा लगा, जिस कारण से ये पाकिस्तान चले गए भारत छोड़ करके, और पाकिस्तान के स्वतंत्र पाकिस्तान के पहले पीएम बनते हैं, पहले प्रधानमंत्री। पाकिस्तान के पहला पीएम है लियाकत अली। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो ये डेट आप लोग याद रखिए, 22 दिसंबर 1940 को। पूना समझौता का उद्देश्य क्या था? पूना समझौता थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि अब हर एग्जाम को डिटेल में पूछा जाने लगा है, क्वेश्चन थोड़े से डेप्थ होते जा रहे हैं, तो जो क्वेश्चन डिटेल में जानना है उसको थोड़ा सा डिटेल में जान लेना बेहतर रहेगा। तो इसी तरह वो हम लोग थोड़ा सा हर क्वेश्चन को थोड़ा सा जिसको ज़रूरत है उसको हम लोग डिटेल में करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आप लोग वन लाइनर फॉर्म में ही याद रख सकते हैं, उससे ज़्यादा उनसे नहीं पूछे जाएंगे। तो एक गाइड होने के नाते इतना भरोसा आप कर सकते हैं कि जो डिटेल में पूछा जाएगा उनको हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो हम लोग आते हैं पूना समझौता क्या था। इसके लिए आपको थोड़ा सा पहले जाना पड़ेगा। हम लोग आते हैं कि 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होती है। गांधी जी इरविन से 11 सूत्री मांग करते हैं, लेकिन इरविन जो है इसको ठुकरा देते हैं। जिस वजह से गांधी जी दांडी यात्रा करते हैं और नमक सत्याग्रह की शुरुआत होती है, फिर नमक कर की समाप्ति होती है और सविनय अवज्ञा आंदोलन इसी के साथ प्रारंभ हो जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होने के बाद चूंकि इस समय पूरी दुनिया में गांधी जी फेमस हो रहे थे, इस वजह से गांधी जी फेमस होने के कारण पूरी दुनिया का दबाव अंग्रेजों पर पड़ रहा था, और इस दबाव के कारण जो है अंग्रेज चाह रहे थे कि जल्दी से जल्दी ये आंदोलन खत्म हो। तो इसके लिए गांधी इरविन समझौता होता है 5 मार्च 1931 को। जब गांधी इरविन समझौता होता है तो गांधी इरविन समझौता में यही तय होता है कि इरविन राजनीतिक कैदी जितने पकड़े गए हैं उनको छोड़ेंगे और गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं और ये इस तरह ये आंदोलन स्थगित हो जाता है। अब जब गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने जाते हैं, सेकेंड गोलमेज सम्मेलन, सेकेंड गोलमेज सम्मेलन, भीमराव अम्बेडकर तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं, लेकिन गांधी जी कांग्रेस की तरफ से जाते हैं भाग लेने के लिए सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में। और यहाँ पर बात नहीं बन पाती है, क्योंकि यहाँ जो गांधी जी के साथ वार्ता होता है वो गांधी जी को पसंद नहीं आता है। गांधी जी ये गोलमेज सम्मेलन को बीच में ही छोड़कर आ जाते हैं। और इसका जो प्रमुख तत्व था वो था सांप्रदायिक, मतलब दलित का आरक्षण, दलित का प्रतिनिधित्व, दलित का प्रतिनिधित्व। अब ये क्या है थोड़ा सा समझते हैं। गांधी जी जब वहां से आ जाते हैं तो उस समय के जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, ब्रिटेन पीएम, वो थे रैमजे मैकडोनाल्ड। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, कब की बात चल रही है? 1932 की। तो उस समय ब्रिटेन के पीएम थे रैमजे मैकडोनाल्ड। ये
भारत में एक नियम लाते हैं जिसको हम लोग सांप्रदायिक अवार्ड के नाम से जानते हैं। सांप्रदायिक अवार्ड, सांप्रदायिक अवार्ड भारत में आता है। सांप्रदायिक अवार्ड क्या था तो थोड़ा सा समझते हैं कि ये जो है भारत है, इससे पहले थोड़ा सा और समझ लीजिए कि 1909 में पार्लियामेंट सुधार आता है और मुस्लिम को स्वतंत्र पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिल जाता है। और पृथक निर्वाचन क्षेत्र के रूप में ये वाला क्षेत्र मिलता है, ये वाला क्षेत्र मिलता है, जो आज पाकिस्तान और बांग्लादेश बन चुका है। तो ये पृथक निर्वाचन जो कि जो हमारे देश के आज़ाद शत्रु हैं, जिनको हम लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम से जानते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आज़ाद शत्रु भी कहा जाता है। तो आज़ाद शत्रु का मतलब जिसका कोई शत्रु ना हो उसे आज़ाद शत्रु कहते हैं। उसी तरह के स्वभाव के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो राजेंद्र प्रसाद इनको पार्लियामेंट सुधार को ही पाकिस्तान का जनक मानते हैं, क्योंकि अगर पृथक निर्वाचन मिल गया तो आज ऐसी स्थिति बन गई कि ये लोग स्वतंत्र देश की मांग करने लगे। और यही कथन था सांप्रदायिक अवार्ड में, कि सांप्रदायिक अवार्ड का कथन था कि हम लोग दलित को जो सांप्रदायिक अवार्ड देंगे, सांप्रदायिक क्षेत्र देंगे, वो भारत में किसी एक क्षेत्र में दे देंगे जहां पर सारा का सारा क्षेत्र किसका होगा, दलित का होगा। ये कथन था सांप्रदायिक अवार्ड का। और गांधी जी इस बात को जानते थे कि अगर आज सांप्रदायिक इस तरह से विभाजन हो गया, दलितों को इस तरह का क्षेत्र मिल गया, तो आने वाले भविष्य में ये जो है एक स्वतंत्र देश की मांग करने लगेंगे और ये भी भारत से छूट कर अलग हो जाएगा। गांधी जी चाह रहे थे कि दलित को आरक्षण मिले, वो आरक्षण के विरोध ही नहीं थे। और गांधी जी चाह रहे थे कि इस तरह से जिस क्षेत्र में ज्यादा है दलित, वहां पर हर जगह दलित को आरक्षण मिलना चाहिए। तो गांधी जी अलग अलग आरक्षण के मतलब पक्ष में थे, जबकि भीमराव अम्बेडकर जो आरक्षण मिल रहा था अभी उससे भी खुश थे। कि भीमराव अम्बेडकर चाह रहे थे कि किसी तरह से आरक्षण मिले, तो वो तो इससे भी खुश थे, लेकिन गांधी जी इससे बिल्कुल खुश नहीं थे। और गांधी जी ने इस सांप्रदायिक अवार्ड के विरोध में जो है, उस समय गांधी जी जेल में थे पूना में, और वो हड़ताल पर बैठ जाते हैं, जिसके कारण सभी नेता भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में सुलह कराना चाहते हैं और इस तरह से पूना समझौता होता है। सांप्रदायिक अवार्ड के ही आधार पर पूना समझौता होता है, और पूना समझौता होता है भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में। भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में पूना समझौता होता है, और गांधी जी इनको समझा पाने में सफल हो गए अम्बेडकर जी को कि आप जो है जिस तरह से दलित को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन आरक्षण इस हिसाब से मिलना चाहिए कि पूरे देश में हर जगह आरक्षण मिले, न कि किसी एक क्षेत्र में पूरा का पूरा क्षेत्र दलित को दे दिया जाए। और गांधी जी समझा करके इसको अम्बेडकर जी मान गए, और इस तरह से सांप्रदायिक अवार्ड को खारिज कर दिया जाता है, और ये पूना समझौता जो है खत्म होता है। तो पूना समझौता भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के इसी बात पर होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, पूना समझौता का जो उद्देश्य था वो था दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व। तो इसी उद्देश्य के साथ गांधी जी सफल रहे अपने उद्देश्य में, और जो कि भारत के भविष्य के लिए सही ही था। तो अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व। वंदे मातरम के रचनाकार कौन थे? तो वंदे मातरम के रचनाकार है बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी किस पुस्तक में लिखे हैं? तो आनंद मठ में वंदे मातरम की चर्चा मिलती है, आनंद मठ में। और इसी पुस्तक में एक और बात की चर्चा मिलती है, वो है सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह की चर्चा मिलती है। ठीक, अब हसरत मोहानी, इसके भी बारे में समझ लीजिए। हसरत मोहानी इनकलाब जिंदाबाद के जो लेखक हैं, हसरत मोहानी इनकलाब जिंदाबाद, इसके लेखक कौन है? हसरत मोहानी। जबकि इसको प्रसिद्ध कौन करते हैं? भगत सिंह। ठीक, बिस्मिल अजीमाबादी जो है ये लिखते हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, तो देखना है जोर कितना बाजुए कातिल है। तो सरफरोशी की तमन्ना कौन लिखते हैं? सॉरी, सरफरोशी की तमन्ना नहीं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। बिस्मिल अजीमाबादी नहीं, सॉरी ठीक है, सरफरोशी की तमन्ना, ये कौन लिखते हैं? बिस्मिल अजीमाबादी। तो ये तीनों बात आप ध्यान रख सकते हैं जो कि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं।
13 नंबर में महात्मा गांधी ने किस घटना को हिमालय भूल कहा था? तो इस क्वेश्चन की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। महात्मा गांधी जब चोरा चोरी कांड होता है इसको हिमालय भूल की संज्ञा देते हैं और गांधी जी इसी के कारण असहयोग आंदोलन जो इतना अच्छा खासा चल रहा था जिसको बंद करना पड़ा, अब ये आंदोलन एक सशस्त्र विद्रोह में बदल चुका था जिस वजह से इसको बंद करना पड़ता है। तो चोरा चोरी कांड को जो है हिमालय भूल की संज्ञा गांधी जी देते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चटगांव शस्त्रागार हमले के दौरान कौन सी महिला मारी गई थी? वो थी प्रीति लता वाडीदार। प्रीति लता वाडीदार इसके सही उत्तर होंगे। चटगांव शस्त्रागार किसके नेतृत्व में होता है? वो है सूर्य सेन। ये एक शिक्षक थे और इन्हें बंगाल में मास्टरदा के नाम से भी जाना जाता है, मास्टरदा। ठीक है, तो सूर्य सेन चटगांव शस्त्रागार के नेतृत्व में हुआ था। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि इनमें से कौन सा क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं है? तो पहली बात तो ये कि काकोरी ट्रेन कांड का अब नाम बदल दिया गया है, अब ये हो गया है काकोरी ट्रेन एक्शन। ठीक है, अब ये नया ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अब इसमें ये घटना कब होती है काकोरी कांड? ये होती है 1925 में। काकोरी कांड होता है 1925 में, जिसमें 3 व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है। एक तो राम प्रसाद बिस्मिल, दूसरा अशफाक उल्लाह खान और तीसरा जो व्यक्ति है वो है राजेंद्र लाहिड़ी। इन तीनों को काकोरी ट्रेन कांड के कारण इनको फांसी की सजा दी जाती है। इनमें प्रफुल्ल चाकी जो है नहीं थे, प्रफुल्ल चाकी इससे संबंधित नहीं है और जो कि हमको पूछ रहा है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रफुल्ल चाकी। अब प्रफुल्ल चाकी कहाँ थे? तो प्रफुल्ल चाकी हमें मिलते हैं मुजफ्फरपुर बम कांड में। मुजफ्फरपुर बम कांड, मुजफ्फरपुर बम कांड कब होता है? तो 1908 में। और ये कौन करते हैं? तो इसमें 2 व्यक्ति शामिल थे। एक तो थे भगत सिंह और दूसरा व्यक्ति थे प्रफुल्ल चाकी। भगत सिंह को फांसी दे दिया जाता है और प्रफुल्ल चाकी आत्महत्या कर देते हैं। ये जो उस समय के जज थे किंग्सफोर्ड पर जो है हत्या करने का प्रयास किया गया था, लेकिन इसमें किंग्सफोर्ड न मर करके जो भारत के प्रति जो अच्छा सोच रखने वाले व्यक्ति थे, कैनेडी उनका नाम था, और उनकी पत्नी और उनकी बेटी इस बम के कारण मारे गए, जिनकी भगत सिंह को जो है काफ़ी अफसोस भी हुआ, लेकिन अब तो घटना हो चुकी थी। तो अच्छे उद्देश्य से किया गया काम था लेकिन काम तो खराब हो गया, तो इस वजह से भगत सिंह को फांसी दिया गया इस बम कांड के कारण और प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली थी। तो इस तरह से आप काकोरी ट्रेन कांड में 3 व्यक्ति का नाम याद रखिए, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी, तीनों को फांसी मिला था। और मुजफ्फरपुर बम कांड में 2 व्यक्ति भगत सिंह और प्रफुल्ल चाकी, भगत सिंह को फांसी दिया गया और इनके प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर लिया। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि 1 नवंबर 1913 को गदर पार्टी का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरुमुखी में। इसकी गदर पार्टी की स्थापना पर हम लोग चर्चा कर लिए हैं। गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को जो कि अमेरिका में है वहाँ पर होता है। लाला हरदयाल इसकी स्थापना करता है और सोहन सिंह भकना इसके अध्यक्ष बनते हैं। अब अगले पर आते हैं कि नव भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो नव भारत का पैगंबर कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। सब एक ही बात है जिनको घुमा फिरा करके पूछा जाता है। नव भारत का पैगंबर कह लीजिए या आधुनिक भारत के जनक कह लीजिए या आधुनिक भारत के अग्रदूत कह लीजिए, ये सारी बात जो है आधुनिक भारत का जनक ये हो जाएगा, सारे कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। दयानंद सरस्वती से आप एक बात याद रखिए, वेदों की ओर लौटो, इनका नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। और दूसरा बात, जो आर्य समाज के संस्थापक हैं दयानंद सरस्वती, कब करते हैं? 1875 में आर्य समाज की स्थापना होती है, जिनका मुख्यालय कहाँ होता है? तो लाहौर में, मुख्यालय लाहौर में। इनके द्वारा एक आंदोलन चलाया जाता है, इस आंदोलन का नाम था शुद्धि आंदोलन।
शुद्धि आंदोलन क्या है कि जब अंग्रेज भारत में आए तो उस समय एक अधिनियम आया 1813 का अधिनियम, और 1813 के अधिनियम के तहत ईसाई मिशनरियों को बहुत सारे काम की छूट मिल गई। भारत में ये खुलेआम प्रचार कर सकते थे, इस तरह की बहुत सारी इसको रियायत दी गई। और ईसाई मिशनरी जब भारत आए 1813 में, उसके बाद बहुत सारे भारतीयों को जो है तरह तरह के प्रलोभन दे करके जो है ईसाई मिशनरी में मिला लिया गया। एग्जाम्पल के तौर पर सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप बिरसा मुंडा को देख सकते हैं कि जो ईसाई मिशनरी में वह चले गए थे, फिर से पुनः हिंदू धर्म को अपना लेते हैं। तो इस तरह बहुत सारे व्यक्ति का जो है ईसाई मिशनरी में धर्मांतरण हुआ था। लेकिन फिर से दयानंद सरस्वती द्वारा शुद्धि आंदोलन चलाया जाता है कि ऐसे व्यक्ति जो किसी और धर्म में चले गए हैं और अब पुनः भारत हिंदू धर्म में आना चाहते हैं, तो उनको शुद्धि करके जो है हिंदू धर्म में मिला लिया जाता था। इसी को कहा गया शुद्धि आंदोलन। तो शुद्धि आंदोलन आर्य समाज द्वारा चलाया गया, जिसके संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। अब अगला आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लंदन में अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? तो लंदन में अभिनव भारत के संस्थापक थे बी डी सावरकर। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी डी सावरकर। थोड़ा सा तारकनाथ दास के बारे में आप लोग एक और याद रख सकते हैं कि फ्री हिंदुस्तान के संस्थापक है तारकनाथ दास। कहाँ से फ्री हिंदुस्तान कहाँ पर स्थापित किया गया था? ये था अमेरिका में। और श्यामजी कृष्ण बरुआ जो है ये भी लंदन में ही एक्टिव थे, और बी डी सावरकर ने लंदन में अभिनव भारत की स्थापना किए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। व्यापक सिद्धांत के अंतर्गत किस राज्य को सबसे पहले मिलाया गया था? व्यापक सिद्धांत जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत में लाया जाता है। व्यापक सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया जाता है। इसके तहत सबसे पहले जो मिलाया गया है वो मिलाया गया है सतारा को, इसके बाद जैतपुर को, सतारा, जैतपुर, संभलपुर, उदयपुर, इसके बाद झांसी और इसके बाद मगध। ये 6 क्रम में है। लास्ट में मिलाया गया था अवध को। ठीक है, इनमें 2 चीज आप लोग याद रखिए कि अवध को मिलाया गया था कुशासन के आरोप में, यहाँ पर अच्छे से प्रशासन नहीं चल रहा है और इसीलिए इसको व्यापक सिद्धांत के अंतर्गत राज्य में मिला लिया गया। और झांसी को मिलाया गया था दत्तकता के कारण। अब दत्तकता क्या होता है कि जिसे अपना संतान नहीं है वो किसी दूसरे के संतान को अगर गोद लेते हैं तो ऐसे पुत्र को दत्तक पुत्र की संज्ञा दी जाती थी, और इस प्रक्रिया को दत्तकता कहते थे। तो ब्रिटेन ये जो व्यापक सिद्धांत आया वो उसका कथन था कि जिस भी राज्य में दत्तक पुत्र शासन कर रहे हैं उनको हम लोग जो है सही राजा नहीं मानेंगे और उस राज्य को ब्रिटिश शासनकाल में ब्रिटिश शासन में मिला लिया जाएगा। तो इसी आधार पर झांसी को मिलाया गया था, और इसीलिए झांसी की रानी आपको 1857 की क्रांति में विद्रोह में मिल जाएंगे। अवध एक ये दोनों ही कारण, दत्तकता के कारण और ये अवध में जो कुशासन के आरोप को मिलाया गया, ये दोनों ही 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण बने थे, जिसमें आपको अवध से भी मतलब लड़ते हुए सैनिक मिल जाएंगे और झांसी से झांसी की रानी भी 1857 का जो है क्रांति करते हैं। तो इसका सही उत्तर इस हिसाब से डलहौजी सबसे पहले मिलाया गया था सतारा को, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सतारा। ठीक है, और यही था व्यापक सिद्धांत। इसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं। और अब अगला क्वेश्चन है कि रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट जब कंपनी का स्थापना हो जाता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आते हैं और अपना शासन स्थापित कर लेते हैं, तो इसके बाद जो है लंदन द्वारा पहली बार किसी एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश कार्य मतलब इस जो कंपनी का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। ये पहला कदम था ब्रिटेन सरकार की ओर से इस कंपनी को नियंत्रित करने का, और इस क्रम में सबसे पहला जो एक्ट आया वो था रेगुलेटिंग एक्ट। कब आता है? 1773 में। 1773 में आता है। इसके 2 मुख्य प्रावधान आप याद रखिए। इसके तहत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना होती है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना होती है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण था कि बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है। दोनों ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब होती है? तो 1773 के एक्ट के तहत 1774 में ये स्थापित हो जाते हैं। तो इस तरह से रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित हुआ। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि सालमय की संधि से किस युद्ध की समाप्ति होती है?
तो 3 आंग्ल मराठा युद्ध लड़े गए। पहला युद्ध लड़ा गया था, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ, ये हुआ था 1775 से 1782, 1775 से 1782। और ये जो इसकी जो समाप्ति हुई 82 में, ये हुई थी सालवाई की संधि से। सालवाई की संधि से प्रथम जो है आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति होती है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो होता है वो चलता है 1803 से 1805 और ये खत्म होता है बसीम की संधि से। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो होता है वो होता है 1817 से 1819 और ये खत्म होता है मंदसौर की संधि से। इस तरह 3 मराठा युद्ध 3 संधि से समाप्त होती है। और ईस्वी भी आपको सामने में है, 1875 से 82 पहला आंग्ल मराठा युद्ध, दूसरा 1803 से 5 और तीसरा 1817 से 1819। तो इस तरफ इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, सालवाई की संधि से ये समाप्त हुई थी। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। किस अधिनियम के द्वारा ईसाई मिशनरियों पर लगे प्रतिबंधों को हटा दिया गया? अभी हम लोग चर्चा किए कि 1813 में एक अधिनियम आया, 1813 का चार्टर अधिनियम, और इसमें जो है ईसाई मिशनरियों पर लगे सभी प्रतिबंधों को हटा दिया गया और अब भारत में आकर के वो खुले जो है प्रचार कर सकते हैं और बहुत सारे रियायत इस चार्टर अधिनियम के द्वारा दिया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1813 के चार्टर अधिनियम से। तो जो कि इसमें है नहीं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ई नंबर, इसमें से कोई नहीं। तो 1813 का चार्टर अधिनियम जो है इसका सही उत्तर होगा। वेदों की ओर लौटो का नारा अभी हम लोग चर्चा किए। वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती देते हैं और बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो प्रसिद्ध नारा दिया गया वो था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन है? तो सत्यशोधक समाज के संस्थापक है ज्योतिबा फुले। कब करते हैं? 1775 में। 1775 में। ठीक है, ये एक माली समाज के व्यक्ति थे और बहुत ही अछूत से मतलब मारे हुए व्यक्ति थे। ये इन्होंने समाज के प्रति बहुत ही जो है प्रताड़ना झेली थी और इन्होंने ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जिनका जो मेन मकसद था अछूतों की, जो भारत हिंदू धर्म में जो अछूतों को जो दुर्व्यवहार किया जाता था उनको सही करना, हिंदू धर्म का सुधार करना, ये इनका मुख्य उद्देश्य था। और इनका एक और बात आप याद रखिए इनसे कि ज्योतिबा फुले ने एक पुस्तक लिखी थी गुलामगिरी, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कि गुलामगिरी किसने लिखी थी। तो गुलामगिरी के लेखक हैं ज्योतिबा फुले। ये पुस्तक है जो ज्योतिबा फुले द्वारा लिखा गया था। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। ये इनके सही उत्तर है, दादा भाई नौरोजी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक है और इसने ही इसी पुस्तक में ड्रिफ्ट सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया था। ड्रिफ्ट सिद्धांत क्या होता है? तो ड्रिफ्ट सिद्धांत है कि भारत से कैसे भारतीय पैसा को ब्रिटेन भेजा रहा है, तो इसी की ही हम लोग ड्रिफ्ट सिद्धांत का नाम दिया गया कि भारत के पैसा को किस तरह से ब्रिटेन भेजा जा रहा है और भारत को गरीब करके ब्रिटेन को अमीर किया जा रहा है, यही था ड्रिफ्ट सिद्धांत। अब एसेंसेन की पुस्तक का नाम है 1857। 1857 पुस्तक एसेंसेन ने लिखी है और रजनीकांत दत्त एक पत्रकार थे और इनने भी बहुत सारे पुस्तकों का जो है लिखा है। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 1909 में कर्जन वैली की जो है हत्या किसके हाथों हुई थी? 1909 में कर्जन वैली की हत्या मदन लाल ढींगरा के हाथों होती है, जबकि उधम सिंह के हाथों किसकी होता है? माइकल डायर की हत्या होती है। माइकल ओ डायर की हत्या उधम सिंह करते हैं और मदन लाल ढींगरा जो है कर्नल वैली की हत्या करते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं।
कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ये हुआ है 13 अप्रैल 1919 को। ये तो रॉलेट एक्ट के विद्रोह में हुआ था। और रॉलेट एक्ट के विद्रोह में गांधी जी रॉलेट सत्याग्रह करते हैं। और उस सत्याग्रह को कैसे करना है, इसके लिए दो व्यक्ति, जिसका नाम था डॉक्टर सतपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू, ये दो व्यक्ति रॉलेट सत्याग्रह के नाम पर इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन दो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इन्हीं की गिरफ्तारी के कारण इनको छुड़ाने के लिए सभी व्यक्ति जो है वैशाख पूर्णिमा के दिन, जो कि पंजाब में एक महत्वपूर्ण त्यौहार होता है, वहाँ पर जो है जालियांवाला बाग में एक जो है मेला लगता था, जहाँ पर सभी व्यक्ति एकत्र होते हैं कि इस बाग में जो है चर्चा किया जाए कि ये जो दो व्यक्ति जो उस समय फेमस थे पंजाब में, सतपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू, इनको कैसे छुड़ाया जाए और ये विद्रोह को कैसे किया जाए। इन्हीं को मतलब इन्हीं मैटर पर चर्चा करने के लिए सभी व्यक्ति एकत्र हुए थे। कहाँ पर? जालियांवाला बाग में। जब माइकल ओ डायर जो है ऑर्डर देते हैं गोली चलाने का, और माइकल आर डायर के द्वारा जालियांवाला बाग में सभी व्यक्तियों पर गोली चला दी जाती है, जिसमें निहत्थे, बच्चे, वृद्ध, जवान, महिला सब मारे जाते हैं। और वहीं से उधम सिंह जो व्यक्ति थे, उधम सिंह जो व्यक्ति थे, उन्होंने जो है जालियांवाला बाग में जो है उनके पिता और माता दोनों की हत्या हो जाती है। और इस तरह से उधम सिंह जो है लंदन में जा करके माइकल ओ डायर की हत्या करते हैं। तो ये जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ है। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि किस तिथि को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अस्थायी सरकार की स्थापना की थी। तो अस्थायी की सरकार की स्थापना होती है 21 अक्टूबर 1943 को। अगर आप गौर से देखो तो ये समय है भारत छोड़ो आंदोलन का। ये समय है भारत छोड़ो आंदोलन का। और भारत छोड़ो आंदोलन में जगह जगह, बहुत सारे जगह पर अस्थायी सरकार या समानांतर सरकार, जो दोनों ही एक ही बात है, समानांतर सरकार का गठन होता है। जिसमें जो महत्वपूर्ण आपको दो याद रखना है एग्जाम में, जहां से बार बार पूछे जाते हैं। एक तो बलिया में समानांतर सरकार का गठन होता है चित्तू पांडे के द्वारा। बलिया में समानांतर सरकार का गठन चित्तू पांडे करते हैं। इसके बाद सतारा, जिसको सतना भी कहा जाता है, तो सतारा में करते हैं नाना पाटिल सताना में करते हैं। इनके अलावा सिर्फ दो जगह का नाम याद रखिए, तामलुक जो कि बंगाल में है और सतारा जो कि महाराष्ट्र में है। तो यहाँ पर भी समानांतर सरकार की स्थापना होती है, क्योंकि इससे 3-4 व्यक्ति जुड़े हुए थे। एक अजय बनर्जी करके नाम है, दूसरा सतीश और इसी तरह के नाम है। तो तामलुक से ये 3-4 व्यक्ति जुड़े हुए थे। और यहाँ पर सतारा में नाना पाटिल और बलिया में चित्तू पांडे के द्वारा समानांतर सरकार का गठन होता है। लेकिन ये सारे तो देश के अंदर गठित होते हैं, ये सारे समानांतर सरकार देश के अंदर गठित होते हैं। जबकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा अस्थायी सरकार की जो स्थापना होती है, ये देश के बाहर किया जाता है। और जिसको 10 देशों से मान्यता प्राप्त भी होता है कि ये अस्थायी सरकार को 10 देश मान्यता प्राप्त करते हैं। और इनको मान्यता प्राप्त करने वाले प्रथम देश जर्मनी होते हैं, जो कि जर्मनी के हिटलर द्वारा इसको मान्यता प्राप्त कर दी जाती है। तो ये जो है ये इतने बात आप याद रख सकते हैं अस्थायी सरकार से। तो अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। तो हम लोग अभी चर्चा की कि रैमजे मैकडोनाल्ड कब थे? सांप्रदायिक अवार्ड के समय में, 1932 के समय में। और विंस्टन चर्चिल जो है गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहते हैं, और अर्धनग्न फकीर जो है गांधी जी को संज्ञा देते हैं। और इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा क्लीमेंट एटली। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे, जबकि विंस्टन चर्चिल गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहते हैं। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहते हैं। तो ये इसका इतनी बातें आप यहाँ से याद रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं कि सती प्रथा का अंत किसने किया। तो सती प्रथा 1829 में खत्म होता है। और किसके द्वारा खत्म होता है? राजा राम मोहन राय के द्वारा। इनके प्रयासों से विलियम बेंटिक के द्वारा जो है खत्म होता है, एक अधिनियम के द्वारा 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयास से विलियम बेंटिक ये जो है सती प्रथा का अंत करते हैं।
इसके अलावा ईश्वरचंद्र विद्यासागर जो है ये आपको विधवा पुनर्विवाह में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, विधवा पुनर्विवाह। और इस पर जो अधिनियम है ये कब आता है, ये आता है 1856 में और लागू होता है कैनिंग के समय में। कैनिंग के समय लागू, लॉर्ड कैनिंग इस समय जो है ये लाते हैं डलहौजी और लागू होता है कैनिंग के समय में। बड़ा ही कंफ्यूजन होता है, डलहौजी द्वारा लाया गया, डलहौजी द्वारा लाया गया लेकिन लागू होता है कैनिंग के समय में। दोनों ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, लाया गया किसके काल में, तो डलहौजी के दौर काल में, और लागू किसके समय हुआ, तो वो हुआ कैनिंग के काल में। कौन सा, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो कि 1856 में आता है, किसके प्रयास से आता है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयास से आता है। एलन बरो ये दास प्रथा का अंत करते हैं, दास प्रथा का अंत कौन करेंगे, एलन बरो। ठीक है, तो इतनी बात आप यहाँ से याद रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसने कहा था कि बंगाल विभाजन के बाद ही भारत में वास्तविक जागरूकता आई थी, कि ये कहने वाले थे महात्मा गांधी। ऐसे कथन यूपीएससी बार बार पूछते रहते हैं, तो आप कथन को एज इट इज याद रखें। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि किस भारतीय नेता ने जेल में 64 दिन की भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हो गई, तो वो थे जतिन दास। वो थे जेल में भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हुई है जतिन दास की। लाल